हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम जो है हमारा चौथा प्रकरण पढ़ रहे थे, पर्यावरणीय व्यवस्थापन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कि पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता। मतलब पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता की आवश्यकता क्यों, पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों हुई है? क्योंकि तुमने देखा पिछले वीडियो में कि पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जो सजीव हैं उनमें बहुत ही घातक परिणाम होते हैं और जिसके वजह से पर्यावरण संवर्धन होना ज़रूरी है। हमें पता है कि हमारे आसपास जो है बहुत सारे अनेक जो है हमारे जो परिसर है उसमें अनेक प्रकार के लोगों को तुमने देखा होगा, विविधताओं से भरी है। असल में हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी सजीव सृष्टि जो है वह विविधताओं से भरी है। अनेक प्रकार के हम देखो वनस्पतियाँ देखते हैं, देखो जैसे यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, फिर उसके बाद अनेक प्रकार के प्राणी हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, फिर उसके बाद मनुष्य हैं। मतलब ये सब जो है हमारी जो सजीव सृष्टि है, जो पृथ्वी है, वो विविध प्रकार के वनस्पति प्राणियों का अस्तित्व है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी हम सुनते हैं, हमारे घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे तुमने कभी सुना होगा कि पहले ये पौधा पाया जाता था, ये प्राणी होता था, आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है उसका जिम्मेदार कौन है, क्यों है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता। देखो यहाँ पर ही हमारा टॉपिक है आज का, ये हमारा चौथा प्रकरण है, पर्यावरणीय व्यवस्थापन में ये टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पर्यावरणीय प्रदूषण का सबसे घातक परिणाम सजीवों पर होता है। हमारे आसपास परिसर में इस प्रकार की घटनाओं को हमने देखा होगा, तुमने देखा होगा ना, प्रदूषण का परिणाम हमारे आसपास भी तुमने देखे होंगे। जैसे पानी में देखो जो है कचरा फेंक दिया जाता है तो जल प्रदूषण, पूरा पानी गंदा रहता है। फिर उसके बाद तुमने देखा होगा कारखानों से निकलने वाले धुएं की वजह से और फिर वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से प्रदूषण होता है, जिससे कि हमें इसका असर दिखाई देता है। ऐसे हम लोग कई घटनाएं हम लोग देखे हैं। ठीक है, फिर पृथ्वी पर देखो सजीव सृष्टि ये विविधताओं से भरी पड़ी है। इसमें विविध प्रकार की वनस्पतियों तथा प्राणियों का अस्तित्व था। ठीक है, बहुत सारी वनस्पतियाँ प्राणी थे। आज हम देखते हैं कि हमारी पिछली पीढ़ी द्वारा सुने गए ऐसे विशिष्ट प्राणी देखने को नहीं मिलते हैं। आज ऐसे कई ऐसे विशिष्ट प्राणी जो हमें देखने को नहीं मिलते, इसके जिम्मेदार कौन है? प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीवों में व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद, सजीवों की जाति के विविध प्रकार और विविध प्रकार की परिसंस्थाएं, इन सभी के कारण उस स्थान पर प्रकृति को जो सजीव सृष्टि की समृद्धि प्राप्त हुई है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। वैसे जैव विविधता के बारे में तुम लोग 8वीं में भी पढ़े हो। ठीक है, तो जैव विविधता क्या है? देखो यहाँ से प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीव में व्यक्तिगत, ठीक है, तथा आनुवंशिक भेद, सजीवों की जातियों के विविध प्रकार तथा विविध प्रकार की परिसंस्थाएं, इन सभी के कारण उस स्थान, ठीक है, उस स्थान पर प्रकृति को जो सजीव सृष्टि की समृद्धि प्राप्त हुई है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। अगर जैव विविधता की परिभाषा है तो ये लिखना है। ठीक है, जैव विविधता यह 3 स्तर पर, मतलब जैव विविधता जो है वो 3 स्तर पर विभाजित है, दिखाई देती है। 3 स्तर है इसके। ठीक है, जैव विविधता के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। अब ये कौन कौन से 3 स्तर हैं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जैव विविधता के स्तर मतलब टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवांशिक विविधता। पहला है आनुवांशिक विविधता,
दूसरा है प्रजाति की विविधता जिसको स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बोलते हैं, और तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी परिसंस्था की विविधता। ये 3 स्तर हैं। किसके 3 स्तर हैं ये? जैव विविधता के स्तर। कौन कौन से हैं? आनुवांशिक विविधता, प्रजाति की विविधता और परिसंस्था की विविधता। ठीक है, तो ये जो है इसके 3 स्तर हैं। अब इसमें पहला है आनुवांशिक विविधता। पहला है आनुवांशिक विविधता। ये क्या है? एक ही जाति के, देखो आनुवांशिक विविधता क्या है? एक ही जाति के सजीव में पाए जाने वाली विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। आनुवांशिक विविधता क्या हुआ? मतलब एक ही जाति के सजीव में पाए जाने वाली विविधता। एक ही जाति है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जाति में, उसमें भी तुमने देखा होगा ना, जैसे मनुष्य में बहुत सारी विविधता पाए जाती, अलग अलग प्रकार के, सभी तो मनुष्य में आते हैं लेकिन सब में विविधता दिखाई देती है। उदाहरण, प्रत्येक मनुष्य दूसरे की अपेक्षा थोड़ा भिन्न होता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है पुनरुत्पादन प्रक्रिया में सहभागी होने वाले सजीवों में ये आनुवांशिक विविधता जो है धीरे धीरे उस जाति को नष्ट करने का खतरा बना रहता है। अगर मान लो पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में जो सहभागी होने वाले सजीव हैं, अगर उनमें आनुवांशिकता विविधता कम हो गई, तो उनके नष्ट होने का खतरा बन जाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ जो है आनुवांशिक विविधता के उदाहरण है। एक तो तुम लोग यहाँ पे देखे मनुष्य का तो तुम लोग जान ही रहे हो। प्रत्येक मनुष्य जो है सभी एक दूसरे से एकदम भिन्न दिखाई देते हैं, है ना। है तो सब मनुष्य प्रजाति के, लेकिन सभी में कोई भी जो एक जैसे दिखाई नहीं देता है। बाकी जुड़वा का प्रकार तो हम लोग पढ़े हैं ना दूसरे लेसन में, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे और भी विविधताएं हैं। देखो ये अभी जैसे यहाँ पर ये आनुवांशिक विविधता, ये देखो प्राणी, ये जो है देखा जाए तो ये डॉग के हैं, डॉग के स्पीशीज़ हैं। देखो ये भी देखा जाए तो कौन से प्रजाति के, ये जो है डॉग्स जो है कुत्तों की जो है प्रजाति में आए, लेकिन सब में देखो भिन्नता दिखाई दे रही है, सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियों में आए लेकिन इनमें भी विविधता दिखाई देती है। फिर उसके बाद ये जलचर प्राणी हैं, ये भी जो है इनमें भी सब में विविधता दिखाई देती है। मतलब है एक ही जाति के, लेकिन उनमें जो है पाई जाने वाली जो विविधता उसको आनुवांशिक विविधता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में तुम लोग मनुष्य का लिखो और बाकी वनस्पति और अन्य प्राणियों का बता सकते हो। दूसरा हमारा जो है दूसरा स्तर क्या है? प्रजाति की विविधता, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। क्या बोला है? एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणियों में अथवा वनस्पतियों में भी विविध जातियां दिखाई देती हैं। देखो हमारा जो है आनुवांशिक में क्या था? एक ही जाति के सजीव में पाए जाने वाली विविधता, लेकिन अब प्रजातिकी में क्या? एक ही प्रदेश में, मतलब एक ही कोई प्रदेश है वहाँ पर एक ही प्रजाति, जैसे एक ही प्रजाति के प्राणियों में या वनस्पतियों में भी विविध जातियां दिखाई देती हैं, उससे ही प्रजातियों की विविधता कहते हैं। प्रजाति विविधता में वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव, इनके विविध प्रकार का समावेश होता है। अब देखो हम यहाँ पर इसके जो है प्रजाति की विविधता, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के उदाहरण देखेंगे। देखो यहाँ पर एक ही प्रदेश के हैं, ठीक है, लेकिन सब में देखो विविधता दिखाई दे रही है। ये इसलिए उदाहरण दिया गया क्योंकि इनको तुम लोग देख रहे हो ना, ये तो देख ही रहे हो, इसके लिए ये उदाहरण लिया गया है ताकि तुम्हें समझ। स्पीशीज़ ऑफ डॉग। अब देखो यहाँ पर ये सब क्या है? एक ही प्रदेश के एक ही प्रजाति के प्राणी हैं, ठीक है, लेकिन इनमें सब में भी देखो विविध जातियाँ दिखाई देती है। अलग अलग जाति है ना, अलग अलग प्रकार के डॉग्स होते हैं, मालूम है ना तुम लोगों को, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डॉग पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, यानी एक ही, ये सब एक ही प्रदेश के एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन इनमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। डॉग जिनको जो है डॉग्स के शौक़ हैं उनको इनके सबके नाम पता होंगे, ये कौन कौन से डॉग्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा
अगला है परिसंस्था की विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, परिसंस्था, परिसंस्था जान रहे हो ना, हम लोग पढ़े थे परिसंस्था। देखो, भूमि की परिसंस्था, जल की परिसंस्था, भूमि पर होते हैं, जल होता है, हवा की परिसंस्था, अलग अलग परिसंस्था होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो, प्रत्येक प्रदेश में परिसंस्था की विविधता, तीसरा स्तर, प्रत्येक प्रदेश में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। ठीक है, यानी हर एक प्रदेश में, तुम्हें पता ना, बहुत सारी परिसंस्थाएं, तालाब, जैसे तुमने उदाहरण देखा था पेड़ का, तालाब का, ठीक है, जमीन का, तो अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। किसी प्रदेश के प्राणी तथा वनस्पति, उनका अधिवास, अधिवास है ना जहाँ वो रहते हैं, तथा पर्यावरण में अंतर, इनके संबंधों से परिसंस्था की निर्मित होती है। ठीक है, प्रत्येक परिसंस्था के प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव और अजैविक घटक भिन्न भिन्न होते हैं। देखो, परिसंस्था कैसे बनती है उसे भी हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। किसी प्रदेश के प्राणी तथा वनस्पति, उनका अधिवास, पर्यावरण में अंतर, ये सब असल में किस में आए, जैविक घटक आया ना। हम स्टार्ट में देखे थे ना, जैविक और अजैविक घटक के में जो अंतर क्रिया होती है उसी से परिसंस्था का निर्माण होता है। ठीक है, प्रत्येक परिसंस्था के जो प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये सब भिन्न होते हैं, अर्थात प्राकृतिक तथा मानव निर्मित इस प्रकार की भी दो स्वतंत्र परिसंस्थाएं हैं। हम लोग बहुत पहले की वीडियो में देखे थे ना, प्राकृतिक परिसंस्था अलग है, मानव निर्मित परिसंस्था अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो परिसंस्था की विविधता है, इसमें देखो उदाहरण क्या है, यहाँ पे परिसंस्था की विविधता देखो। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो, इसमें देखो जल की परिसंस्था, ये जो है जल की परिसंस्था है, ये जो है यहाँ पर भूमि की परिसंस्था है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ये हवा की परिसंस्था है, ये सब जो हवा की परिसंस्था है। तो इन्हें परिसंस्था के अनेक प्रकार है ना, जल, भूमि, हवा, तालाब। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या बोला है, किसी भी प्रदेश के प्राणी तथा वनस्पति, उनका अधिवास, अभी देखो सब अलग अलग जगह पे रहते हैं ना, उनका रहने का सभी अलग है। और पर्यावरण में अंतर, तुम्हें पता है ना, हर जगह का पर्यावरण में अलग अलग अंतर होता है। जैसे तुम महाराष्ट्र में यहाँ रहते हो तो यहाँ का देखो मौसम अलग है, जब तुम गांव चले जाते हो तो वहाँ का मौसम अलग है। तो पर्यावरण में भी अंतर, ये सब संबंधों से परिसंस्था का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है पर्यावरण जैव विविधता के स्तर हैं। कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर आनुवांशिक विविधता, फिर उसके बाद प्रजातिकी विविधता और परिसंस्था की विविधता। तो ये देखो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, ये जो है ये आनुवांशिक वाले हैं। आनुवांशिक में देखो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है, आनुवांशिक जान रहे हो ना, उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो ये स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के बारे में दिया है। और फिर यहाँ पे ये जो है इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम यानी परिसंस्था की विविधता, देखो ये पेड़ पौधे वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो है तुम्हारा, ये जो है जल के हिसाब से है। फिर यहाँ पे देखो ये भूमि के हिसाब से है। यहाँ पर देखो ये जो है फूलों के हिसाब से, ये पहाड़ के हिसाब से, है ना। तो परिसंस्था भी अनेक प्रकार के परिसंस्था होते हैं ना, तो इसके लिए प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित दो अलग अलग परिसंस्थाएं होती हैं। तो अभी यहाँ पर देखो, यानी कि परिसंस्था जो है इसका हमें क्या करना है, सभी सजीवों के कल्याणार्थ मानव का पर्यावरण के प्रति सकारात्मक भूमिका होना आवश्यक है। क्योंकि हमें जो है यहाँ पे जो भी सजीव हैं उसके लिए जो है हमें क्या करना है, प्रत्येक मनुष्य को पर्यावरण के प्रति सकारात्मक भूमिका होना आवश्यक होता है। और इस सकारात्मक भूमिका हम कब निभा सकते हैं, जब हम जो है बराबर से सबको मार्गदर्शन करेंगे, वृक्ष के मित्र होंगे। तो यहाँ पर देखो ये एक्चुअली ये तुम्हारा जो है ये कृति है, लेकिन ये कृति हमारा जो है पोर्शन में कट है, कोरोना महामारी की वजह से कट है। इसमें क्या पूछा है कि संगठक, मार्गदर्शक, वृक्ष मित्र, इनमें से कौन सी भूमिका करना आपको पसंद होगा, इसके लिए कौन कौन से प्रयत्न करेंगे उसका वर्णन कीजिए। लेकिन ये हमारा पोर्शन में
कट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक था पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता। थैंक यू।